रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर वो ख़बर आ चुकी है जिसका बड़ी बेचैनी और शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, और इस ख़बर से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को अडयाला जेल में एक धचका या झटका ज़रूर लगा होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बात पे तैयार है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है कि इस मामले पे किसको मोहलत दी गई है। आज़ाद कश्मीर का आज पोलिंग डे है। मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पोलिंग के आगाज़ से पहले नून लीग को भी एक झटका लगा है। पाकिस्तान ने भारत को क्या जवाब दिया है, किस मामले पे जवाब दिया है, इसकी तफसीलात भी आगे आएंगी हमारे व्लॉग में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट की ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। एक छोटा सा पस मंज़र आपको बता दें इस खबर का कि मार्च 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशाम में एक दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या होता है, जिसमें टेररिस्ट की तरफ से जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। और इस दहशतगर्दी के वाक़े में 5 चाइनीज़ इंजीनियर और एक पाकिस्तानी जाँ बहक होता है। मुकदमा दर्ज होता है, ट्रायल का बाकायदा तौर पे आगाज़ होता है, और फिर उसमें जो मुल्ज़मान होते हैं 49 जिन्हें सहूलतकारी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, अदालत उनकी ज़मानत ले लेती है, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा देती है। तो सरकार की जानिब से उन 49 मुल्ज़मान जो कि उस दहशतगर्दी के वाक़े में एक्यूज़ हैं सहूलतकारी के इल्ज़ाम पे, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो अदालत ने पहला सवाल जो सरकार से पूछा वो ये था कि क्या मुल्ज़मान नीचे जिनको बेल दी गई है, क्या वो बेल की कंसेशन हासिल करने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहे हैं, या मुल्ज़मान की तरफ से इस कंसेशन, इस बेल की वायलेशन की जा रही है। फिर अदालत ने दूसरा सवाल किया मुल्ज़मान से कि क्या आप कोई वकील की खिदमात हासिल करना चाहते हैं। तो मुल्ज़मान की तरफ से कहा गया कि हम तो बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, रेडीबान हैं, हमारी तो इतनी पसली नहीं, हैसियत नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील की खिदमात हासिल कर सकें। तो अदालत की तरफ से उन मुल्ज़मान से ये कहा गया कि देखें, ये बड़ा संजीदा केस है, इसे आप सीरियस लें। एक शरीक मुल्ज़म जिनका नाम नज़ीर अहमद है, अदालत की तरफ से बताया गया कि उसका सिम कार्ड दहशतगर्दी के इस वाक़े में सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हुआ। अदालत ने मुल्ज़मान को वार्न किया, मोहलत देते हुए आइंदा समाअत तक कि आप वकील कर लें, और आइंदा समाअत पर अगर आपका वकील पेश ना हुआ तो आपकी ज़मानत कैंसिल हो सकती है। तो लिहाजा अदालत में वकील करके पेश हों। तो एक तो नाज़रीन ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। दूसरा नाज़रीन, जो जिस ख़बर का मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया कि वो ख़बर आ चुकी है जिसका बड़ी बेचैनी, बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। नाज़रीन, आपको पता है कि 5 अगस्त की तारीख़ का ऐलान PTI ने कर रखा है, और उस तहरीक में या उस एहतजाज में बहुत सारे बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने के लिए या लोगों को राग़िब करने के लिए अलीमा ख़ान साहबा भी खैबर पख्तूनख्वा के गली गली मोहल्ले शहरों में निकल चुकी हैं। लेकिन ये 5 अगस्त का जो जलसा है, इससे पहले आपको याद होगा कि स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी इमरान ख़ान साहब ने जब सोहेल अफरीदी साहब को सौंपी थी, और वो कराची से जब वापस आए थे अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने ऐलान किया था कि इमरान ख़ान साहब की रिहाई के लिए अब हम रिहाई फ़ोर्स तश्कील देंगे। अब उस रिहाई फ़ोर्स की तश्कील के लिए एक इवेंट भी KPK में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें सोहेल अफरीदी साहब ने खिताब किया, बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ, और उसमें दावा किया गया, शफ़ी जान साहब जो कि सोहेल अफरीदी साहब के तर्जमान हैं, कि हम इसके रजिस्ट्रेशन को ग़ालिबन 25 लाख तक लेके जाएंगे। यही फिगर शायद उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन रिहाई फ़ोर्स की तश्कील का ये जो अनाउंसमेंट था, इसे आईनी अदालत में एक शहरी ज़हूर अहमद की तरफ से चैलेंज किया गया था, और हमने आपको कल के या शायद परसों के व्लॉग में बताया था कि ये मुकदमा कि रिहाई फ़ोर्स कोई सियासी जमात नहीं बना सकती, कोई हुकूमत नहीं बना सकती एक ऐसे मुल्ज़म की रिहाई के लिए जो कन्विक्ट हो चुका है। तो सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए जो दरख्वास्त FCC फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में दायर हुई, वो 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन 29 जुलाई की तारीख़ समाअत से 40 घंटे पहले
या 45 घंटे पहले एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने एक तहरीरी जवाब सोहेल अफरीदी की तरफ से अदालत में जमा करवाया है। अब उस जवाब में जो रिहाई फोर्स तश्कील देने का जो ऐलान किया गया था, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है। PTI ने 180 डिग्री का एक बड़ा यूटर्न लिया है। अब तहरीरी जवाब में क्या कहा गया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक तो चलेगी, लेकिन रिहाई फोर्स का कोई नामो निशान ही नहीं है, रिहाई फोर्स का कोई वजूद ही नहीं है, जिसका ऐलान ख़ुद सोहेल अफरीदी साहब ने और उनके तर्जमान शफी जान साहब ने किया था। अब तहरीरी जवाब के मंदरजात में अगर आपके सामने रखूँ, सबसे पहले तो कहा गया है कि जो पटिशन रिहाई फोर्स के ख़िलाफ़ और सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ दायर की गई है, ये तो पटिशन ही नाकाबिल समात है, इसको नॉन मेंटेनेबल करार दे के खारिज किया जाए और ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का कोई मामला नहीं है। जवाब में कहा गया है कि ये पटिशन सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ महज खाम ख्याली पे कबल अज़ वक्त सियासी मकासद के लिए, सियासी सरगर्मियों को गलत रंग देने के लिए और हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के उस पटिशन में बयान किया गया है। जवाब में कहा गया है कि इमरान खान की रिहाई फोर्स के नाम से कोई भी ऐसी अस्करी पसंद तंजीम या मुसल्लह तंजीम कभी भी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मुसल्लह तंजीम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव नहीं है, ना एक्टिव है, ना सिरे से उसका वजूद ही मौजूद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहा है सोहेल अफरीदी साहब के इस तहरीर जवाब में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमन तहरीक जो है वो आइन और कानून के बरखिलाफ़ नहीं है। जवाब में कहा गया है कि इमरान खान रिहाई अमन तहरीक एक सियासी तहरीक है शहरियों की तरफ से, ये अस्करी तंजीम या मुसल्लह तंजीम नहीं है। दूसरा, सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि बतौर वज़ीर आला मेरा मैंडेट ये है कि मैंने अपने सूबे के जो अवाम हैं उनकी फलाह व बहबूद का हमने फ़ैसले करने हैं, इक़दामात उठाने हैं, तो मेरा तो इस अमन तहरीक के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर आगे चल के वो ताल्लुक़ बताते भी हैं। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि चूँकि ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के जो पुरअमन जो है वो एक तहरीक है, आइन के आर्टिकल 16, 17, 19 के मुताबिक है, लिहाजा पटिशन को तो खारिज किया जाए जो लाई गई है रिहाई फोर्स के ख़िलाफ़, लेकिन इस पुरअमन तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए जो बनी है इस पर किसी किस्म की पाबंदी ना लगाई जाए और इसे आइन और बुनियादी हकूक़ के बरखिलाफ़ ना करार दिया जाए, बल्कि आइन के मुताबिक इसको करार दिया जाए। अब देखते हैं 29 जुलाई को इस केस की समाअत वफाकी आइनी अदालत में होगी, तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन एक और केस भी है जो कि 29 जुलाई को लगा है और वो है 9 मई का केस, रेडियो पाकिस्तान के केस को पेशावर से किसी और सूबे में ट्रांसफ़र करने का, वो भी 29 जुलाई को जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो बेंच है आइनी अदालत का, वो इन केसेस की समाअत करेगा। एक नाज़िम और अदालती ख़बर है, वो ख़बर नाज़िम ये है कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक, जिनका कत्ल किया गया एक बच्ची के साथ जो ज़बरदस्ती की जा रही थी, एक मोटरसाइकिल सवार साद अब्बासी जिसका नाम, जिसको गिरफ़्तार किया गया पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही, बल्कि चंद घंटों के अंदर ही उसको गिरफ़्तार किया। अब उस मुलज़म का जो जिस्मानी रिमांड था जिसने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को कत्ल किया, जो कि हमारी पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा लॉस था, 7 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में जब पेश किया गया तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि जो मुलज़म है उससे इस वाक़े का जो पिस्टल है जिससे ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को गोली मारी गई, वो पिस्टल बरामद कर लिया जो कि मुलज़म ने छुपा लिया था, लेकिन मुलज़म का जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद करना ज़रूरी है। यानी प्रोसिक्यूशन ने दोबारा अदालत से दरख्वास्त की कि मुलज़म का जिस्मानी रिमांड चाहिए, 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। तो इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया है। अब से कुछ देर के बाद हो सकता है जब आप ये व्लॉग सुन रहे हों, अदालत की तरफ से जिस्मानी रिमांड पे महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस किया जाए, तो उसमें देखना ये होगा कि 15 दिन तो प्रोसिक्यूशन ने जिस्मानी रिमांड के मांगे हैं, लेकिन अदालत की तरफ से कितने दिन का ये फ़िज़िकल रिमांड मुलज़म का दिया जाता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की, जहाँ पर आज पोलिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। 3 मरहलों में आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और पहले मरले में आज मीरपुर डिवीज़न वहाँ पे पोलिंग शुरू हुई है, जहाँ पर 296 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और 13 हलकों में ये इलेक्शन होना है आज़ाद कश्मीर के, और मजमूई तौर पे 14 लाख वोटर अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आप देखने वाले ये जानते हैं कि इन इंतखाबात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल तौर पे बाइकआउट किया गया। हालांकि पीटीआई मखमसी का शिकार थी कि शायद हम ये फैसला वापस ले के दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन आज पोलिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, लेकिन पीटीआई का बाइकआउट जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। लेकिन इस बाइकआउट के साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी है। जो 2 दिन पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने मीरपुर में जलसा आम से खिताब किया, जिसमें बतौर वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को 10 इलेक्ट्रिक बसें देने का ऐलान किया और वो 10 इलेक्ट्रिक बसें जो है मुज़फ़्फ़राबाद में पहुँचा भी दी गई थी, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एतराज़ उठाया, शर्जील मेमन ने एतराज़ उठाया कि ये प्री पोल रिगिंग है, जिस पर रियासत आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए वो जो 10 बसें आज़ाद कश्मीर को दी गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, तोहफ़तन उनको वहाँ के सरकार ज़ब्त कर लिया गया है। तो 10 बसों का तोहफ़ा देना, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया गया। 10 बसों को वहाँ के सरकार ज़ब्त कर लिया गया। अब इसमें जीत तो पीपल्स पार्टी की नज़र आती है, लेकिन अगर हम इसका कॉन्सिक्वेंस देखें तो जो अब वोटर्स हैं वो ज़रूर सोचेंगे कि हमारे लिए लाई गई जो बसें पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब की वज़ीर आला ने हमें दी थी, वो मिलने के बजाय पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की वजह से अब हमें इलेक्शन के प्रोसेस के बाद मिलेंगे। जिस सहूलत का आगाज़ आज से हो जाना था, अब वो 15-20 दिन 25 दिन के बाद उस अवामी सर्विस का आगाज़ होगा। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो वोटर्स हैं आज़ाद कश्मीर के, वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, चूँकि हमने आज़ाद कश्मीर का तज़किरा यहाँ पे कर रहे हैं, तो भारत के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आया है और अपने बयान में भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जहाँ गीदड़ भपतियाँ कसी हैं पाकिस्तान पे, वहीं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं सिर्फ़ उस कश्मीर के पार्ट पे हो सकते हैं जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। यानी भारतीय वज़ीर दिफ़ा ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास कश्मीर है, जिसे हम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो तो हम हड़प कर चुके हैं। उस हड़प किए गए मकबूजा कश्मीर पे तो हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। हम अगर पाकिस्तान के साथ बात करेंगे तो उस कश्मीर की बात करेंगे जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। भाई क्यों? कोई बदमाशी है आपकी? इस स्टेटमेंट के ऊपर बल्कि राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से अगर भारत के ऊपर कोई जारियत की गई तो भारतीय फ़ौज उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मार्का हक में क्या आपको पाकिस्तान की अफवाज ने जवाब दिया था? आपने जारियत की थी, शायद वो आप भूल चुके हैं। उसके ज़ख़म अभी भी ताज़ा हैं, लेकिन आप उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानात के ज़रिए। अब इस पे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें यह कहा गया है कि कश्मीर जो है, पूरा कश्मीर, वो आलमी सतह पे तस्लीम शुदा एक तनाज़ा है। भारतीय हुकूमत को ऐसे जहारियत पे मबनी बयानात नहीं देने चाहिए, बल्कि गुरेज़ करना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि भारत की हुकूमत के इस किस्म के बयानात का नोटिस लिया जाए। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि भारत की जो हुकूमत है, जो भारत है, वो ख़ित्ते में दहशतगर्दी को प्रमोट करने में मुलविस है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का, लेकिन दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में भारत पूरा अपना जो है वो ज़ोर लगा रहा है। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने स्टेटमेंट दिया। बाकी आज़ाद कश्मीर में आज जो पोलिंग के बाद जो रिज़ल्ट निकलेंगे उस पर शाम के व्लॉग में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।